हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम यूपीएससी सीएपीएफ पेपर 2 का ऑनलाइन टेस्ट पेपर 20AC03 के एस्से का डिस्कशन करेंगे। इसके पहले एक अनाउंसमेंट है। पहला तो यही है कि मैंने टेस्ट पेपर 4 और टेस्ट पेपर 5 रिलीज़ कर दिया है और इसका लिंक आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वीडियोस 2020 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जिसको भी ये टेस्ट पेपर खरीदना है वो लिंक में जाके इस टेस्ट पेपर को बाय कर सकते हैं। जिसको अपना टेस्ट पेपर इवैल्यूएट करवाना है वो 324 पे करेंगे और जिनको सिर्फ क्वेश्चन पेपर विद आंसर्स चाहिए उनको 164 पे करना पड़ेगा पर टेस्ट पेपर। और जिससे भी मैंने टेस्ट पेपर लिया है मगर किसी भी वजह से वो आंसर्स नहीं मुझे सेंड कर पा रहे हैं तो वो मुझे रिक्वेस्ट मेल भेजे उसी टेस्ट पेपर का मॉडल आंसर्स के लिए। इस थर्ड टेस्ट पेपर में ये 6 ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे और इन 6 ऐसे क्वेश्चंस के बारे में हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। पहला ऐसे क्वेश्चन है, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ कश्मीर हैज डिस्टरप्टेड इंडियाज डेलिकेट फेडरल बैलेंस। इसमें पहली प्रॉब्लम जो कैंडिडेट फेस करते हैं वो ये है कि जैसे ही वो देखते हैं कि हाँ ये रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ कश्मीर है तो उनको समझ में आ जाता है कि हाँ ये ऐसे क्वेश्चन ब्रॉडली इज टॉकिंग अबाउट द रेवोकेशन ऑफ 370। ओके तो वो लोग क्या करते हैं, बस बाकी कुछ नहीं देखते हैं, 370 का हिस्ट्री लिख देंगे, 370 क्या स्पेशल प्रिविलेजेस दे रहा है कश्मीर को, ये सारा लिख के अपना कंक्लूड करके उनका ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप इस तरह से ऐसे क्वेश्चन लिखोगे तो आपको 0 मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। रीज़न ये है कि आप ये वाला जो रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ कश्मीर यानी 370 का रेवोकेशन को आपको कनेक्ट करना है कि ये कैसे फेडरल बैलेंस को डिस्टर्ब कर रहा है, मगर आपने ये सब कुछ नहीं किया। और कहीं पे अगर किया भी होगा तो एक पैराग्राफ में 2-3 लाइन आपने लिख दिया होगा कि हाँ इसकी वजह से इंडिया का फेडरल बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है, बस इतना लिख के आप काम खत्म कर देते हो और फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको कम से कम 8 तो मिले, मगर ऐसा नहीं होता है। आपको बेसिकली आपका पूरा ओरिएंटेशन जो होगा कंटेंट का वो इस पर होगा, सारा फोकस आपको इसी पे बताना होगा कि कैसे कश्मीर का रेवोकेशन हुआ था तो उसकी वजह से फेडरल बैलेंस कैसे आपका डिस्टर्ब हो रहा है। जो सेकंड प्रॉब्लम है जो मैंने भी फेस किया था जब मैं इस ऐसे क्वेश्चन का कंटेंट लिख रही थी वो ये था कि मेरा जो कंटेंट है वो या कोई भी कंटेंट हो ऐसे क्वेश्चन का रिपोर्ट का वो कभी भी एंटी गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए। एंटी गवर्नमेंट का मतलब ये है कि गवर्नमेंट के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहिए। फाइन, जैसे कुछ कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स होते हैं और उसमें काफ़ी गवर्नमेंट जो है काफ़ी सेंसिटिव होती है टुवर्ड्स दोज इश्यूज, तो उसमें आप ऐसा मत करना कि जो बोलते हैं ना कि पोरिंग चिल्ली पाउडर ऑन द वुंड्स, मतलब कि जले पे नमक छिड़कने वाली बात आप मत करना कंटेंट में। ओके ये जो रेवोकेशन हुआ है 370 का ये ऑलरेडी एक बहुत सेंसिटिव इशू है, बहुत कंट्रोवर्शियल है और इसमें भी अगर आप एंटी गवर्नमेंट हो जाओगे तो फिर गवर्नमेंट के सेंटिमेंट्स को हर्ट होगा। ओके तो जब आप ये कंटेंट लिख रहे हो यू हैव टू बी वेरी सेंसिटिव। आपका कंटेंट भी जो होगा ना वो बहुत सेंसिटिव भी होना चाहिए टुवर्ड्स द फीलिंग्स ऑफ गवर्नमेंट। मैंने जब ये लिखा तो मेरा ये पूरा का पूरा कंटेंट है वो पूरा एंटी गवर्नमेंट है। अब जब सुनिए, जब मैं कहती हूँ एंटी गवर्नमेंट इसका मतलब ये नहीं जैसे स्कीम्स है वो कंट्रोवर्शियल नहीं होती है, उस स्कीम्स का नेगेटिव एंड पॉजिटिव डायमेंशंस आप बता सकते हो, उसमें कोई भी गवर्नमेंट के सेंसिटिविटी को हर्ट नहीं होगा, उनके फीलिंग्स को हर्ट नहीं होता है और कोई स्कीम्स एज सच कंट्रोवर्शियल नहीं होती है। तो आप स्कीम्स है, पॉलिसी मेजर्स हैं, आप उसके बारे में आप जिक्र कर सकते हो। मगर अब जैसे एनआरसी है, सीए है और ये रेवोकेशन ऑफ कश्मीर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। अगर आप इसके बारे में एक तो बताओ मत अपने कंटेंट में, मगर अगर आप लिख भी रहे हो तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल not to hurt the sentiments of the government। और अगर इसी पे कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाता है जिसका कम चांसेस है मगर फिर भी अगर आ जाता है तो कोशिश करो कि आपका जो कंटेंट हो वो प्रो गवर्नमेंट हो, मगर प्रो गवर्नमेंट ब्लाइंडली प्रो गवर्नमेंट नहीं, आपको थोड़ा अपने पॉइंट्स को वैलिडेट भी करना पड़ेगा, कॉन्क्रीट एविडेंस भी देना पड़ेगा। हालांकि अगर आप ये वाला कंटेंट मेरा देखोगे तो इट इज़ शेयर एंटी गवर्नमेंट। मैंने बहुत कोशिश की कि इसको मैं प्रो गवर्नमेंट करूं मगर मैं नहीं कर पाई। मगर आप लोग जब अपना कंटेंट लिखो तो कोशिश करो इसको प्रो गवर्नमेंट करने की। ओके चलिए हम देखते हैं। अब देखिए, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ कश्मीर हैज डिस्टरप्टेड इंडियाज डेलिकेट फेडरल बैलेंस। तो बेसिकली मुझे 370 को कनेक्ट करना है फेडरलिज्म से।
मैं 370 से मैंने नहीं किया है, मैंने फेडरल से शुरू किया है, फेडरलिज्म से शुरू किया, आप देख सकते हैं। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन को आपको पार्शियली ओपन करना चाहिए, कभी भी आपको टोटली कंप्लीटली इसको ओपन नहीं करना चाहिए। जैसे 370 और फेडरल बैलेंस सबको मिला जुला के आप अगर आप इंट्रोडक्शन अपना लिख दो तो वो अच्छा नहीं रहता है, वो अनएक्सेप्टेबल लगता है और बहुत चाइल्डिश भी लगता है। ओके, तो मैंने ऐसे क्वेश्चन को पार्शियली ओपन किया है फेडरलिज्म से। Okay, so federalism is intrinsically a democratic system as it checks the centralization of power through power sharing between the center and the states. अब कोई इस तरह से लिखता है कि federalism is defined as, federalism refers to, the meaning of federalism, ये सब बहुत childish होता है, इस तरह के sentences कभी मत use किया करो। Okay, तो मैंने इस तरह से defined नहीं use किया है। फेडरलिज्म क्या होता है वो मैंने बताया है विदाउट यूजिंग द वर्ड डिफाइन। हाउएवर इंडिया इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ सेंट्रलाइज्ड फेडरलिज्म बट अ क्वासी फेडरलिज्म वेयर बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड अ क्लियर डिविजन ऑफ पावर्स एंड ऑटोनॉमी बिटवीन देम। तो इंडिया कैसा फेडरल स्ट्रक्चर है वो मैंने बता दिया फर्स्ट पैराग्राफ में। फिर सेकेंड पैराग्राफ में मैं फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में बता रही हूँ, मगर फिर मैंने इसको कनेक्ट कर दिया 370 से। फेडरल स्ट्रक्चर गेट जियोपर्टाइज का मतलब डेंजर में आ जाता है when states autonomy is curtailed as happened with Jammu and Kashmir after the revocation of Article 370 and 35A। मैंने यहाँ पर बता दिया कि फेडरलिज्म में जो पावर है वो स्टेट्स को भी मिलता है और सेंटर को भी मिलता है। ये पावर ऑटोनॉमी डेंजर में आ गया जब आर्टिकल 370 को रेवोकेट किया गया। द आर्टिकल्स, अब ये 370 आर्टिकल क्या है ये मैंने सिर्फ 2 लाइन में यहाँ पर, इनफैक्ट एक ही लाइन में मैंने यहाँ पे बता दिया है, क्योंकि मेरा क्वेश्चन जो ऐसे क्वेश्चन है वो ये नहीं है कि 370 को इलेबोरेट करना, मुझे 370 को इससे कनेक्ट करना है। तो इसीलिए मैंने 370 का एकदम ब्रीफली बताया है कि द आर्टिकल्स अलाउ द स्टेट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑटोनॉमी बट इट्स एब्रोगेशन, reorientation of Jammu and Kashmir states, is division and creation of 2 separate union territories on August 5, 2019 have disrupted India's federalism। तो ये आर्टिकल में क्या हुआ था, ये आर्टिकल जो ऑटोनॉमी दे रहा था जम्मू एंड कश्मीर को, इसका एब्रोगेशन हो गया, कैंसिलेशन, इसका रीओरिएंटेशन हुआ, जम्मू एंड कश्मीर का डिवीजन हुआ, जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया, तो वो इंडियन फेडरलिज्म को डिस्टर्ब कर दिया। यहाँ पर मैंने सेकंड पैराग्राफ में पूरा का पूरा ऐसे क्वेश्चन को ओपन कर दिया। अब मैं रीजन बता रही हूँ कि ऐसा क्यों मैं बोल रही थी डिस्टर्ब किया है। ओके, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन है कि डिस्टर्बिंग द फेडरल बैलेंस, मगर आप जरूरी नहीं है कि प्रो ऐसे क्वेश्चन दो, आपका ओपिनियन अगेंस्ट ऐसे क्वेश्चन भी हो सकता है, मगर बस वही है कि आपको एकदम कॉन्क्रीट एविडेंस देना पड़ेगा अपने पॉइंट को वैलिडेट करने के लिए। मेरा है कंटेंट प्रो ऐसे क्वेश्चन, ओके, इन फेवर ऑफ ऐसे क्वेश्चन, मगर फिर यहाँ पर एंटी गवर्नमेंट हो रहा है। अब देखिए, द रीजन इज दैट इंडियन फेडरलिज्म इज एन एसिमेट्रिक फेडरलिज्म दैट रिकॉग्नाइजेस इनइक्वालिटी अमंग ऑल द स्टेट्स। एसिमेट्रिक फेडरलिज्म है जिसके जो रिकॉग्नाइज करता है कि सभी स्टेट्स अनइक्वल हैं। Due to this, Indian Constitution confers special powers to certain states like Nagaland, Sikkim, Mizoram to protect their distinct identity। हर एक स्टेट की अपनी आइडेंटिटी है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ स्पेशल पावर दिया है स्टेट्स को। इन द सेम वे, similarly, the Article 370 express distinct political identity of Jammu and Kashmir because of historical circumstances। उसी तरीके से जिस तरह से मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड को स्पेशल डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी मिली है बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज कन्फर्म सम स्पेशल पावर, ठीक है, वैसे ही जम्मू एंड कश्मीर को भी 370 आर्टिकल एक डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल आइडेंटिटी दे रहा है, और जिसके रिमूवल से स्टेट की आइडेंटिटी जो है, इंडिविजुअल डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है, वो डिस्ट्रॉय हो गई। तो मैंने एक रीजन दे दिया किस तरह से ये 370 का एब्रोगेशन इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर रहा है। ऑल्सो देकर मैं आप नेक्स्ट रीजन दे रही हूँ, ऑल्सो देकर मैं प्रीवियस पैरा से कनेक्ट कर रही हूँ इस पैराग्राफ को। Also, the legislation got passed without consulting regional political party leader or its people that clearly goes against the principle of Indian federalism। तो जब भी स्टेट में कुछ चेंजेस लेकर आते हैं तो फिर स्टेट्स का भी, स्टेट गवर्नमेंट का भी फिर ओपिनियन लिया जाता है।
मगर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मोर ओवर, फिर मैं एक और रीजन दे रही हूँ, ऑल्सो लिखा सेकेंड रीजन, मोर ओवर के बाद नेक्स्ट रीजन, थर्ड रीजन, bifurcating the state that enjoyed special status in the constitution and reducing it into a union territory is a serious blow to the federal balance of the nation। एक तो पहली चीज है डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है वो हट गई जो स्टेट की होती है। दूसरी, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज से कुछ कंसल्टेशन नहीं हुआ, और जो स्पेशल स्टेटस एंजॉय कर रहा था कॉन्स्टिट्यूशन में उसको बाइफरकेट कर दिया गया। फिर मैं लिख रही हूँ, फॉर इंस्टेंस, लद्दाख वुड बी रॉब्ड ऑफ इट्स ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल एंड पार्ट्स ऑफ द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वुड फर्दर बी कर्टल्ड। तो यानी लद्दाख के पास जो जितनी भी ऑटोनमी थी वो सारी चली गई। तो मैंने करीब आप देखोगे 4 रीजन दे दिया कि किस तरह से रेवोकेशन ऑफ 370 इंडियन फेडरल बैलेंस को डिस्टर्ब कर रहा है। अब मैं कंक्लूड कर रही हूँ। अनडाउटेडली Jammu and Kashmir is an integral part of India, but keeping in view of federalism and Jammu Kashmir unique history, its political fragility and its fragile ecology, it was given some autonomy under Article 370. The Article 370 and other articles that confer special treatment to Indian states must thus be recognized as an essential and a basic feature of Indian federalism and must not be done away with. तो यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने पूरा जो एब्रोगेशन हुआ है उसके अगेंस्ट मेरा ये कंटेंट है, ओके। मगर ऐसे मुझे लगता नहीं है कि इस पे कभी क्वेश्चन आएगा, मगर यदि आता भी है तो आप लोग कोशिश करो कि इस तरह से कंटेंट तैयार करो ताकि वो प्रो गवर्नमेंट हो, मार्क्स फेच करने के लिए, और कोई रीज़न नहीं है इसमें आप ये मत लेना कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है। इस तरह से बेसिकली थोड़ा स्मार्ट आपको काम करना पड़ेगा और कुछ भी नहीं है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर रिन्यूएबल एनर्जी सस्टेनेबल। अब इसमें क्वेश्चन है कि रिन्यूएबल एनर्जी सस्टेनेबल है या नहीं है, ओके। तो आपको इसमें दोनों साइड बताना पड़ेगा कि कैसे सस्टेनेबल है और फिर कैसे सस्टेनेबल नहीं है। ऑब्वियसली जब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी सस्टेनेबल है, इसका मतलब कहीं पे डाउट है कि वो सस्टेनेबल नहीं भी है। तो इसलिए अगर आप सिर्फ आपका कंटेंट अगर टिल्ट करता है टुवर्ड्स वन साइड ऑफ द पिक्चर, दैट इज इट इज सस्टेनेबल, तब आपका ऐसे क्वेश्चन, तब आपके कंटेंट में आपको उतने मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको दोनों चीज़ें बतानी होगी। मैंने शुरू किया है। In 2018, the United Nations International Climate Science Panel released an alarming report on global warming effects that could become irreversible by 2030. To avoid this fate, all the nations are making effort to limit global warming to 1.5 degrees Celsius, which is one of the climate goals of Paris Agreement. Another goal is achieving carbon neutrality by 2050 that demands harnessing renewable energies for power generation. तो अब आप देखिए, मैंने ऐसे क्वेश्चन को यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं ओपन किया। यहाँ पर मैंने इस दो लाइंस में आप देखोगे ना, मैंने रिन्यूएबल एनर्जीज के बारे में बात की, ना ये सस्टेनेबल है या नहीं है, नहीं बात की। मैंने ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से लिया है। जब भी आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ भी ऐसे क्वेश्चन आता है तो ऑब्वियसली आप यूनाइटेड नेशन के बारे में बात करोगे, आप करना चाहिए, आपको पेरिस अग्रीमेंट के बारे में बात करना चाहिए, पेरिस अग्रीमेंट का जो गोल है उसके बारे में बात करना चाहिए। गॉट इट? तो मैंने सिर्फ इसी के बारे में बात की। अब मैं यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन का लास्ट लाइन है उसमें मैं रिन्यूएबल एनर्जीज के बारे में बात कर रही हूँ, मगर अभी भी मैं सस्टेनेबल के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। इससे ही पता चलता है कि मैंने अपने ऐसे क्वेश्चन को पार्शियली ओपन किया है, टोटली ओपन नहीं किया है। Another goal is achieving carbon neutrality by 2050 that demands harnessing renewable energies for power generations. अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी को डिफाइन करते हैं, तो प्लीज स्टूडेंट्स मत डिफाइन करो। एवरीबडी नोज रिन्यूएबल एनर्जी क्या है एट दिस यूपीएससी लेवल, सभी को पता है, तो उसको डिफाइन मत करो। अब मैं सेकेंड पैराग्राफ से मैंने ऐसे क्वेश्चन को मैंने पूरा ओपन कर दिया है। आर रिन्यूएबल एनर्जी सस्टेनेबल? Renewable energies like solar, wind, geothermal, hydropower, wave, tidal power are sustainable energies because of being abundant and inexhaustible and having low environment impact.
अब देखिए, मैंने एक तरीके से डिफाइन भी किया है और एक तरीके से मैंने यूज भी नहीं किया, इट इज डिफाइंड एज। ओके, ये सस्टेनेबल क्यों है मैंने इसका रीजन बता दिया। एबंडेंट है, इनएग्जॉस्टिबल है और लो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है। तो मैंने फर्स्ट लाइन में बता दिया कि रिन्यूएबल एनर्जी सस्टेनेबल है। अब मैं सेकेंड लाइन से बताऊंगी किस तरह से साइंटिस्ट इसको डाउट करते हैं। बट सम साइंटिस्ट क्लेम दैट रिन्यूएबल एनर्जीज आर नॉट नेसेसरली सस्टेनेबल। Sustainability of any energy resource is determined by two parameters: environmental sustainability and economic sustainability. किसी भी चीज़ को अगर हम बोलते हैं सस्टेनेबल, जैसे हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में, क्या वो सस्टेनेबल है? तो अगर सस्टेनेबल है, आपको अगर बताना है कैसे सस्टेनेबल है, तो सबसे पहले आप देखो इसके इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है कि नहीं। जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो रहा है तो क्या वो इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट कर रहा है नेगेटिवली, और क्या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो रहा है तो प्रॉफिट मिल रहा है फार्मर्स को? इससे पता चल जाता है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सस्टेनेबल है या नहीं है। तो ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है सस्टेनेबिलिटी को मेजर करने के लिए। फिर मैंने पहले इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात की। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी मीन्स दैट इट डज नॉट हार्म द इन्वायरमेंट। सोलर एंड विंड एनर्जी आर रिन्यूएबल, बट सोलर पैनल एंड विंड टर्बाइन्स आर लार्जली मेड फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फॉर इंस्टेंस, तो देखिए मैंने पहले बता दिया कि हाँ ये रिन्यूएबल है, ओके, मगर जो सोलर पैनल और विंड टर्बाइन है, एनर्जी रिन्यूएबल है, मगर इस एनर्जी को हार्नेस करने के लिए जो हम पैनल और टर्बाइन यूज़ करते हैं वो बनता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से। फॉर इंस्टेंस, विंड टर्बाइन्स रिक्वायर द माइनिंग ऑफ द रेयर अर्थ मेटल, नाम है नियोडाइमियम, एंड सोलर सेल टेक्नोलॉजीज डिपेंड ऑन रेयर मेटल इंडियम। द एक्सट्रैक्शन ऑफ दीज रिसोर्सेज क्रिएट्स environmental problems. Also, these renewable projects, though not using fossil fuel directly, but indirectly enormous amount of fossil fuels are being used to keep them in working condition. तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे बता दिया कि एनर्जी सस्टेनेबल है, मगर इस एनर्जी को हार्नेस करने के लिए जो चीज़ यूज़ होता है वो अनसस्टेनेबल है, क्योंकि ये ऐसे ऐसे मेटल्स को यूज़ करता है जो इन्वायरमेंट प्रॉब्लम करते हैं अगर हम इसको एक्सट्रैक्ट करें तो। ओके, तो ये डायरेक्टली फॉसिल फ्यूल यूज़ नहीं करता है, मगर इनडायरेक्टली इनॉर्मस अमाउंट्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आर बीइंग यूज्ड। जब हम उस विंड टर्बाइन को या सोलर पैनल को रन करते हैं, ऑपरेट करते हैं, उसमें फॉसिल फ्यूल बहुत यूज़ होता है। ओके, फिर मैं इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात करूंगी। इट मीन्स सपोर्टिंग इकोनॉमिक प्रोडक्शन इनडेफिनेटली विद कॉन्स्टेंट मॉनेटरी ग्रोथ, यानी इकोनॉमिक प्रोडक्शन हो रहा है लगातार और साथ में मॉनेटरी ग्रोथ भी हो रहा है। But renewable energy projects require huge capital and so far have produced only small amount of global electricity production, that is 26% according to Renewables 2019 Global Status Report. Also, तो यहाँ पर मैंने बता दिया कि बहुत कम प्रोडक्शन होता है, बहुत कम एनर्जी हार्नेस हो पाती है और बहुत ह्यूज कैपिटल रिक्वायर होता है। इसका मतलब है ह्यूज कैपिटल का रिक्वायरमेंट है, मगर इससे बहुत कम एनर्जी प्रोडक्शन हो रही है, और मैंने डेटा दे दिया। ऑल्सो रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज रिलाई हेविली ऑन गवर्नमेंट सब्सिडीज। दीज एनर्जी टेक्नोलॉजीज ऑल्सो हैव अ लिमिटेड लाइफ स्पैन। जो टेक्नोलॉजीज है, एनर्जी तो इनएग्जॉस्टिबल है, मगर उस एनर्जी को हार्नेस करने के लिए जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं उसकी लाइफ स्पैन बहुत लिमिटेड है। ओके, जैसे सोलार पैनल है, विंड टर्बाइन है, जल्दी खराब हो जाते हैं। ओके, डिस्पाइट दीज प्रॉब्लम्स, अब मैं कंक्लूड कर रही हूँ, डिस्पाइट दीज प्रॉब्लम्स रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज कैन लीड टू रिड्यूस एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, but we need to make sure that their whole production chain is sustainable, that require the creation of sustainable industries. They will not only produce large amount of renewable energy technology, but also maintain a working system on a longer time scale and do so in a resource efficient way. तो मैंने यहाँ पे बोल दिया कि renewable energy technologies है वो ग्रीन हाउस एमिशन को रिड्यूस करता है। जब मैंने इंट्रोडक्शन में मैंने बोला ही है कि हमारा गोल है, क्लाइमेट गोल है कि ग्रीन हाउस एमिशन को रिड्यूस करना है, तो मैं यहाँ पे कंक्लूड कर रही हूँ कि ग्रीन हाउस एमिशन को रिड्यूस करने में मदद करता है।
मगर इनका पूरा जो प्रोडक्शन है ना वो सस्टेनेबल होना चाहिए। ओके, याद रखना आपका जो कंक्लूजन है ना कभी भी जनरल नहीं होना चाहिए, आपका कंक्लूजन ऐसे क्वेश्चन से कनेक्ट होना चाहिए। अब जैसे जम्मू कश्मीर का है रीस्ट्रक्चरिंग वाला, इसमें भी मैंने ऐसे क्वेश्चन से कनेक्ट किया है। ओके, इंडियन फेडरलिज्म को लेकर आई हूँ। प्रोटेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट इन पर्शियन गल्फ, चैलेंजेस एंड स्ट्रैटेजी। तो बेसिकली मुझे इसमें फोकस करना है चैलेंजेस एंड स्ट्रैटेजीज पे और कैसे इंडिया अपना इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा। द पर्शियन गल्फ कंट्रीज इज वन ऑफ द मोस्ट वॉलेटाइल रीजन इन द वर्ल्ड. Its geopolitical situation has become worse after the killing of Iranian General Qasem Soleimani by the US. Resultantly, the tension between the Iran and the US has got intensified following Trump's withdrawal from the landmark Iran nuclear deal. President Trump has reimposed sanctions on Iran's oil export and designated an Iranian military unit as a terrorist organization. तो basically, India कैसे अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा मुझे वो बताना है, मगर मुझे वो बताने के पहले मुझे पर्शियन गल्फ का जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है मुझे वो बताना पड़ेगा। तो मैंने ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन मैंने इंट्रोडक्शन में ही बता दिया ताकि मैं नेक्स्ट पैराग्राफ से फोकस करने लग जाऊं चैलेंजेस एंड स्ट्रैटेजीज पे। ओके, सच टेंस सिचुएशन इन पर्शियन गल्फ आर वरीसम फॉर इंडिया एज इट सप्लाइज नियरली 2/3 ऑफ इंडियाज टोटल ऑयल इम्पोर्ट. If Iran blocks the Straits of Hormuz, the price of oil will inevitably rise, which may hurt Indian economy. तो अभी मैं challenges के बारे में बात कर रही हूँ क्योंकि आपका जो ऐसे क्वेश्चन है challenges है, तो सेकेंड पैराग्राफ में मैंने challenges बता दिया। देखिए इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चन को जस्टिफाई करते हैं। तो जब भी आप कंटेंट लिखते हो अपना, तो ऐसे क्वेश्चन को फोकस में रखो कि हाँ अभी चैलेंजेस के बारे में पूछा तो सबसे पहले मैं चैलेंजेस के बारे में बता दूं, फिर मैं स्ट्रैटेजीज के बारे में जिक्र करूंगा। तो पहला चैलेंज है कि हो सकता है ऑयल का प्राइस है वो हाई हो जाए। ओके, दूसरा है कि इंडिया का इंटरेस्ट है चाबहार पोर्ट में, वो भी प्रॉब्लम में पड़ सकता है। फिर ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट फर्दर एक्सपोज अ थर्ड चैलेंज फॉर इंडिया, दैट इज सेफगार्डिंग इट्स 7.6 मिलियन इंडियाज डायस्पोरा इन पर्शियन गल्फ. Their safety is very important because nearly इतना बिलियन of remittance is coming from the diaspora's Gulf region. तो मैंने यहाँ पर 3 चैलेंजेस के बारे में बता दिया है जो इस पैराग्राफ में, इसमें मैंने बताया है कि ईरान की तरफ से इंडिया को क्या चैलेंजेस है। अब यहाँ पर मैं बता रही हूँ यूएस की तरफ से इंडिया को क्या चैलेंजेस है। The United States has been India's top goods trading partner with freight surplus इतना in India's favor. Another challenge for India is to keep Indo-US friendship at a level where American policy does not endanger Pakistan and isolate India. तो इस तरह का इंडिया का पॉलिसी होना चाहिए टुवर्ड्स ईरान कि ऐसा ना हो कि अमेरिका इंडिया को छोड़ दे और पाकिस्तान की तरफ आ जाए। अब मैं यहाँ पर स्ट्रैटेजीज बता रही हूँ। 300 वर्ड्स में पॉसिबल नहीं है कि बहुत इलेबोरेटली चैलेंजेस एंड स्ट्रैटेजीज को बताओ, तो एक पैराग्राफ मैंने डिवोट किया है स्ट्रैटेजीज पे। इंडिया हैज़ अ स्ट्रैटेजिक अलायंस विद द यूएस एंड कल्चरल एंड ट्रेडिंग रिलेशन विद ईरान फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स. It should never be forgotten that Iran has supported India in difficult times by taking payments in rupees and charging less for its oil than the other oil suppliers. तो यहाँ पे ईरान किस तरह से इंडिया के साथ रहा है ये मैंने बताया है. While Trump's unpredictability in all the crucial foreign issues rules out the possibilities of trusting the US. ट्रम्प का जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, तो इसकी वजह से हम यूएस को पूरा ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं. इंडिया शुड दस प्ले अ बैलेंसिंग रोल बाय कीपिंग अ नॉन अलाइंड आउटलुक. ये स्ट्रैटेजी बताई है और फिर मैंने कंक्लूड कर दिया है. टू कंक्लूड, इंटरवेंशन इज अननेसेसरी. इट शुड रादर एंगेज ऑल द मेजर पावर्स टू ब्रिंग द यूएस इन ईरान टू द नेगोशिएटिंग टेबल टू रिजॉल्व देयर लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज थ्रू पीसफुल डायलॉग रादर देन रिजॉर्टिंग टू फुल ब्लोन मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स. स्टूडेंट्स देखिए इस पैराग्राफ में 2 सेंटेंसेस हैं. पहले इंटरवेंशन इज अननेसेसरी, दूसरा इट शुड रादर इंगेज ऑल द मेजर पार्ट, राइट. तो 2 सेंटेंसेस है. आप ध्यान रखना पैराग्राफ तभी होता है जब इसमें एटलीस्ट 2 सेंटेंसेस हो. पैराग्राफ में मैंने देखा स्टूडेंट्स एक ही सेंटेंस लिख देते हैं और उसको पैराग्राफ समझते हैं और फिर पैरा चेंज भी कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है. नेक्स्ट है इंक्लूसिव ग्रोथ इन इंडिया रिक्वायर्स पॉलिसी मेजर टू एड्रेस पॉवर्टी. अब यहाँ पर आप देखिए इस ऐसे क्वेश्चन में, सीएपीएफ के ऐसे क्वेश्चन हमेशा लंबे होते हैं, तो आप देखिए इसमें इंपॉर्टेंट की कंपोनेंट क्या है. इंक्लूसिव ग्रोथ है और पॉवर्टी है और एक पॉलिसी मेजर्स है. तो बेसिकली आपको
अपने एसे में पॉलिसी मेजर्स के बारे में बात करना है that is related to inclusive growth. ऐसा पॉलिसी मेजर्स दैट इज रिलेटेड टू इंक्लूसिव ग्रोथ एंड फिर आपको ये मेजर करना है कि ये जो पॉलिसी मेजर्स है वो पॉवर्टी को एड्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा है, एलिमिनेट कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, ये चीज़ देखनी है। तो मैंने यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया है। डेटा फ्रॉम द IMF शोज दैट इंडिया हैज़ बिकम द वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। ये मैंने कोविड आउटब्रेक के पहले ही ऐसे लिखा है। However, this outstanding economic growth cannot be termed as inclusive growth that allows all the members of society to participate in and contribute to and benefit equally from development efforts regardless of economic class, gender, sex, disability and religion. तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले बात की कि इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज होता है कि इतना 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के बावजूद भी क्या हम कह सकते हैं कि ये इंक्लूसिव ग्रोथ हो रहा है इंडिया में? फिर बोलते हुए मैंने इंक्लूसिव ग्रोथ को डिफाइन भी कर दिया विदाउट यूजिंग द टर्म डिफाइंड। तो इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है? जब सोसाइटी में सभी पार्टिसिपेट करते हैं, अपना योगदान देते हैं और बेनिफिट भी होते हैं। जब इंडिया में डेवलपमेंट हो रहा है तो उस डेवलपमेंट से हर एक इंडिविजुअल, हर एक सिटीजन इंडिया का बेनिफिट पाए, तभी हम उसको कहेंगे इंक्लूसिव ग्रोथ, रिगार्डलेस ऑफ इकोनॉमिक क्लास, जेंडर, सेक्स, डिसेबिलिटी एंड रिलीजन। तो मैंने यहाँ पर लिखा लास्ट लाइन कि बेनिफिट मिल रहा है सभी को ग्रोथ से, तभी हम इंक्लूसिव ग्रोथ कहेंगे। फिर सेकेंड पैराग्राफ में मैंने लिखा बट दिस इज नॉट हैपनिंग। ओके, मैंने फर्स्ट एंड सेकेंड पैराग्राफ को कनेक्ट कर दिया। बट दिस इज नॉट हैपनिंग एज अकॉर्डिंग टू UN रिपोर्ट इंडिया रिमेन्स होम टू 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स पुअर। दिस सॉरी स्टेट डिमांड्स अर्जेंसी फॉर अचीविंग इंक्लूसिव ग्रोथ। तो यहाँ पर मैंने ये जो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया बना है वो एकदम, वो जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो एक तरीके से एकदम हॉलो है। ये यहाँ पर मैंने प्रूफ कर दिया ये वाला डेटा देकर कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के बावजूद भी अभी भी इंडिया में 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स पुअर है, यानी इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हो रहा है। अब मैं आगे इंक्लूसिव ग्रोथ को और क्लैरिफाई कर रही हूँ। बट इट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद पॉवर्टी रिडक्शन स्कीम्स इन विच द पुअर आर प्राइमरीली पैसिव रेसिपिएंट्स ऑफ डोनेशन। एक तो पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम भी चल रहा है इंडिया में, तो मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम में बस ये होता है कि हम पुअर को कुछ ना कुछ दे रहे हैं, डोनेशन टाइप्स। मगर इंक्लूसिव ग्रोथ और पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम एकदम अलग है। इंक्लूसिव ग्रोथ में पुअर मासेस को हमें मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी में लेकर आना है, यानी पुअर मासेस को हमें एसिमुलेट करना है इन द सोसाइटी। सोशल इंक्लूजन होना चाहिए, इकोनॉमिक इंक्लूजन, पॉलिटिकल इंक्लूजन, सो दैट दे कैन रीप द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है उसमें वो बेनिफिट डिराइव कर सके। तो यहाँ पर मैंने ऐसे क्वेश्चन को पूरा खोल दिया है। मैंने इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में बता दिया है और मैंने पुअर के बारे में बता दिया, मगर अभी भी पूरा ओपन नहीं हुआ है क्योंकि पॉलिसी मेजर्स अभी तक नहीं आए हैं। आप देखिए, मैंने बोला था 3 कंपोनेंट है, तो मैंने इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में बात कर दिया, मैंने पॉवर्टी के बारे में बात कर दी और अभी पॉलिसी मेजर्स के बारे में बात करना है। तो पूरी तरीके से ओपन नहीं कर पाई हूँ मैं सेकेंड पैराग्राफ में। अब मैं थर्ड पैराग्राफ में पॉलिसी मेजर्स के बारे में बताऊँगी। द बेस्ट वे टू रियलाइज इट क्या है? हाउ विल दे derive benefits of economic growth? How will they मतलब poor? The best way to realize it is by infusing skills and knowledge in the poor. ये है policy measures. The government has undertaken several initiatives under Skill India mission to create skilled workforce that will not only meet the industry needs but also enable the poor to become financially independent. It has also introduced schemes such as PM Kisan to address poor income of the farmers and empower them with new agriculture technologies. Their financial inclusion is also needed to ensure universal access to a wide range of financial services. तो किस तरह से उनका इंक्लूजन होगा वो मैं यहाँ पर बता रही हूँ। Also, private sector involvement is equally important in boosting inclusive growth. It has started contributing with initiatives such as ये मैंने बता दिया ये सारा। Promoting, government is making sustained efforts for the inclusion of the poor, but poor governance
and corruption must be done away with in order to achieve the desired result। जो भी पॉलिसी मेजर्स है उसमें करप्शन आ जाते हैं तो बेनिफिट जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनको वो बेनिफिट नहीं मिलता है। जो भी पॉलिसी मेजर्स है उसमें करप्शन इन्फ्यूज़ अगर हो जाएगा तो ऑब्वियसली जिसको बेनिफिट मिलना चाहिए उसको पूरा बेनिफिट नहीं मिलता है। तो यहाँ पे मैं कंक्लूड कर रही हूँ, इंक्लूसिव ग्रोथ इज नॉट ओनली अबाउट एक्सपैंडिंग नेशनल इकोनॉमीज बट ऑल्सो अबाउट इंश्योरिंग दैट इट्स बेनिफिट रीच द पुअर। तो मैं यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन को पूरा कनेक्ट कर रही हूँ, इंक्लूसिव ग्रोथ और पुअर लेकर आ गई हूँ। विदाउट द ग्रेटर इंक्लूजन इंडिया विल नॉट बी एबल टू ग्रो इन अ सस्टेन वे बिकॉज to raise the economic growth, a large share of the population participation is required। मैंने सिंपल सा ये बताया है कि जब तक पुअर का इंटीग्रेशन एसिमिलेशन नहीं होगा तब तक इकोनॉमिक ग्रोथ इन रियल सेंस हम नहीं बोल सकते हैं। नेक्स्ट है वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम एंड ऑल्टरनेटिव टू एकेडमिक लर्निंग। अब यहाँ पर आप देखिए ऑल्टरनेटिव लिखा है यानी ऑप्शन है, एकेडमिक लर्निंग अगर नहीं है तो फिर वोकेशनल एजुकेशन होना चाहिए। ओके तो जब आप इसमें कंटेंट आप लिख रहे हो तो ऑब्वियसली आपको वोकेशनल एजुकेशन का आपको एडवांटेज बताना पड़ेगा और एकेडमिक लर्निंग का शॉर्टकमिंग्स आपको बताना पड़ेगा, तब जाके ये आप ऐसे क्वेश्चन को जस्टिफाई कर पाओगे। मगर बहुत सारे स्टूडेंट्स से वोकेशनल एजुकेशन के बारे में पूरा बता देते हैं, एकेडमिक लर्निंग को भूल जाते हैं। तो आप तो ऐसे क्वेश्चन का एक ही कंपोनेंट को ही पूरा का पूरा छोड़ दिए तो ये गलत हो जाएगा ना, फिर आपको फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे। डेटा फ्रॉम द IMF इंडिकेट्स दैट इंडिया हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। मैंने फिर से उसी तरीके से मैंने इंट्रोड्यूस किया है, मगर अब देखिए मैं आगे कैसे लिख रही हूँ। बट वी हैव नो रीज़न टू सेलिब्रेट एज डेटा रिलीज बाय द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी इंडिकेट that the unemployment rate has hit a 3-year high of 8.4% in August 2019. This reflects the inability of the 5th largest economy to make full use of its human resources that are going waste. तो यहाँ पर मैंने फिर से कनेक्ट किया है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी को, मैंने कनेक्ट किया है अनएम्प्लॉयमेंट से। यदि इतने अनएम्प्लॉयमेंट है तो इसका मतलब ये है कि ये 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर पा रहा है इन अ कंप्लीट सेंस, ये वेस्ट जा रहा है। अब इसका रीज़न क्या है मैं सेकेंड पैराग्राफ में बता रही हूँ और यहीं पर मैं ऐसे क्वेश्चन को पूरा ओपन कर दूंगी। द रीज़न इज़ दैट फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम, जिसको हम एकेडमिक लर्निंग कहते हैं, इज़ बेस्ड ऑन रोट लर्निंग एंड नॉलेज ट्रांसफर। Due to this, it has failed to create employable professions since the learned theories are completely unrelated to market needs। तो एकेडमिक लर्निंग में क्या होता है, सिर्फ आपको थ्योरीज पढ़ाई जाती हैं और वो थ्योरीज का कोई यूज नहीं होता है मार्केट में। In March 2019, an employability report stated that 80% of Indian engineers are unemployable because their 4 years of academic learning did not infuse in them the technical skills required in today's market। तो मैंने एक डेटा दे दिया है कि इतने इंजीनियर्स हैं वो अनएम्प्लॉयड है क्योंकि उनको सिर्फ थ्योरीज पढ़ाया जा रहा है। अगेंस्ट दिस स्लाइड वोकेशनल एजुकेशन शुड बी मेड ऑल्टरनेटिव टू एकेडमिक लर्निंग, और यहाँ पर मैंने ऐसे क्वेश्चन को ओपन कर दिया और रीज़न देकर ओपन किया है। फिर अब मैं वोकेशनल एजुकेशन का बेनिफिट बता रही हूँ। यहाँ पर मैंने एकेडमिक लर्निंग का नेगेटिव पॉइंट बता दिया, वोकेशनल एजुकेशन का यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट बता रही हूँ। वोकेशनल एजुकेशन विल इनेबल द यूथ टू हैव प्रैक्टिकल स्किल्स अकॉर्डिंग टू मार्केट नीड्स। It will not only lower the unemployment rate but will also lead to the higher participation in the labor market. Vocational education is also beneficial for children of lower income background who discontinue their school studies. तो वोकेशनल एजुकेशन ऐसे बच्चों के लिए भी हैं जो स्कूल स्टडीज़ को बीच में ही छोड़ देते हैं। They can also have hope of earning if these young children are skilled according to the market needs. Recognizing the need for vocational training, the government has launched Skill India in 2015. This initiative is certainly a step in the right direction to empower human resources, but its social acceptability is also needed as the society looks down upon vocational learning and prefers academic learning. तो यहाँ पर मैंने social constant भी बताया है वोकेशनल एजुकेशन का कि वोकेशनल एजुकेशन को बहुत अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता है और एकेडमिक लर्निंग को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है।
कंक्लूड किया है, अनडाउटेडली आवर नेशन अर्जेंटली नीड्स एन ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ एजुकेशन विच इज मोर इंक्लूसिव, एक्सपेंसिव एंड मार्केट ओरिएंटेड. This will result in the creation of robust, non-traditional alternate education system that can end poverty and lead to sustainable inclusive growth. तो यहाँ पर मैंने ऐसे क्वेश्चन से कनेक्ट कर दिया है कि हमें ऑल्टरनेटिव चाहिए एकेडमिक लर्निंग का, जो कि एक्सपेंसिव हो, मार्केट ओरिएंटेड हो. अब ये लास्ट है, इसका एक्चुअली होना चाहिए F. ओके, द चैलेंजिंग क्वेस्ट फॉर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज. बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर प्रॉब्लम क्या है, मैंने ये कोविड के पहले लिखा था. ओके, तो मैं इसको कोविड से कनेक्ट नहीं कर पाऊंगी अपने कंटेंट को. इट इज़ वाइडली रिकग्नाइज दैट ह्यूमन कैपिटल इज वाइटल इन सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन. द इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल इज हेल्थ. As healthy populations are more productive, as good health raises one's income level and consumption standards, thereby reducing the poverty. तो ये जो ऐसे क्वेश्चन है ये बात कर रहा है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज से. तो मैंने यहाँ पर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के बारे में कुछ भी बात नहीं की है. तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन को ओपन नहीं करना चाहिए पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन में. मैंने यहाँ पर सबसे पहले ह्यूमन कैपिटल के बारे में बताया है, जो कि बहुत ज़रूरी है किसी भी नेशन के डेवलपमेंट में. और ह्यूमन कैपिटल का सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हेल्थ, क्योंकि हेल्थी पॉपुलेशन प्रोडक्टिव होता है और इनकम लेवल अगर हेल्दी होंगे तो इनकम लेवल और कंजम्पशन स्टैंडर्ड जो है वो रेज होगा और पॉवर्टी कम हो जाएगी. अगेंस्ट दिस स्लाइड, ओके, all the UN member states are trying to achieve universal health coverage by 2030 as part of the sustainable development goals. USC means that all individuals receive the health services without suffering financial hardship. यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का मतलब क्या है कि सभी को हेल्थ सर्विसेज मिल रही है विदाउट सफरिंग फाइनेंशियल हार्डशिप. Achieving this goal poses an enormous challenge to India as, at present, the high cost of health care and out-of-pocket expenditure force families to sell their assets, pushing nearly 60 million people every year into poverty. Health में expenditure इतना ज़्यादा होता है कि जो people हैं वो गरीब हो जाते हैं सिर्फ अपने आप को हेल्दी रखने में. ये डेटा मैंने दिया है. To address these problems, ये प्रॉब्लम के बारे में बता रही हूँ. In 2018, the government launched the world's largest national health protection government-funded scheme called Ayushman Bharat or the Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. Under this scheme, 81 lakh have sought hospitalization benefits. तो मैंने यहाँ पर एक गवर्नमेंट के मेजर्स के बारे में बता दिया है. However, the allotment of rupees इतना करोड़ for the scheme in union budget is the same as last year, which is insufficient since the number of people seeking coverage is bound to. तो मैंने इसका शॉर्टकमिंग्स बता दिया है कि अभी जो बजट आया है उसमें सेम इन्वेस्टमेंट किया गया है जो कि इनसफिशिएंट है क्योंकि अभी पीपल और बढ़ेंगे. Besides having insufficient budget, the scheme is encouraging fraudulent practices like fudging of beneficiary data, issuing of fake beneficiary cards by the common service centers. तो मैंने यहाँ पर कुछ करप्शंस के बारे में बता दिया कि आयुष्मान भारत का बेनिफिट पूरा का पूरा नहीं मिल पा रहा है क्योंकि ये सारे प्रैक्टिसेस की वजह से, मैल प्रैक्टिसेस की वजह से. Because of these reasons, the NHA de-empaneled about itna hospitals and many CSCs were deactivated in UP. It is reported that 30% of total medical expenditure by the government goes waste due to fraud, corruption and inefficiency. So another challenge is to curb such malpractices. देखिए यहाँ पर ये ऐसे क्वेश्चन है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को अटेन करने के लिए, अचीव करने के लिए क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं. तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को अचीव करने के लिए ये बहुत बड़ा प्रोग्राम गवर्नमेंट ने शुरू किया है, मगर इसमें पहला चैलेंज क्या है कि इनसफिशिएंट बजट. दूसरा चैलेंज क्या है, ये फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस. ओके, so another challenge is to curb such malpractices so that benefits are availed by the targeted people. This can be done through the stringent monitoring. There should also be 100% coordination between multiple stakeholders entrusted with the implementation of NHPS.
तो यहाँ पर चैलेंजेस बताकर फिर मैंने यहाँ पे सोल्यूशन बताया है। अब उसके बाद मैं कंक्लूड कर रही हूँ। NHP is capable of providing affordable health services of adequate quality to the poor if it is able to overcome the challenges like insufficient health budgets, ineffective implementation and malpractices. Only then we can achieve the universal health coverage. तो आप देखिए मैंने यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन से डायरेक्ट कनेक्ट किया है अपने कंक्लूजन को। चैलेंजेस, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, ओके, universal health coverage. Fine. Thank you, students.